नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के ये हिंदी का अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है, क्षार संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो यह क्षार संयुक्त वर्ण है जो है आधा का धन बड़ा सा से मिलकर के बना हुआ है क्षार। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। जैसे आई दिया गया है तो चिकना धन आई बराबर चिकनाई होता है, और अच्छा धन आई बराबर अच्छाई होता है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, लिंग की परिभाषा दीजिए अथवा लिंग किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी समास कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। हिंदी समास 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं अथवा पत्र के प्रकार बताइए। तो विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो जैसे कि है सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन। संस्मरण द्वारा अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया जा सकता है, और लेखन विवरण द्वारा, आख्या लेखन इत्यादि विधि द्वारा लिखित अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो शब्दों को मिलाकर वाक्य निर्मित होते हैं। वाक्य द्वारा भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अगला प्रश्न है समास। समास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने संक्षिप्त शब्द को सामासिक शब्द और मेल की इस क्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि माता पिता, चतुरानन, लंबोदर इत्यादि। अगला है मौलिक लेखन किसे कहते हैं। तो मौलिक लेखन का तात्पर्य भाषा के उस साधन से है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने भाव विचारों को बोलकर या सुनकर व्यक्त करते हैं तो इसे मौखिक लेखन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं अथवा काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं। तो काल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग से बनने वाले जैसे कि है सम धन गीत बराबर संगीत होता है, और दूसरा है सम प्लस मान मिलकर के सम्मान बनता है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है, अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लाठी होने का मतलब होता है एकमात्र सहारा होना, जिसका वाक्य प्रयोग है, रूपचंद के पास एक ही लड़का तो था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लाठी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। अगला प्रश्न है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए अथवा
पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उनके भेदों का उल्लेख कीजिए। और अगला प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हों तथा व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष जैसे कि बोलने वाला जो होता है, मैं और हम। मध्यम पुरुष जिसे बोला जाए कि जैसे तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बोला जाए, जैसे कि वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि। अगला प्रश्न है अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द लिखिए। तो अभिधनवादन बराबर अभवादन, और अभि प्लस ईष्ट बराबर होता है अभीष्ट, और अभिधनमान अभिमान होता है, और अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी होता है। अगला प्रश्न है विदुषी एवं तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग लिखिए। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। विदुषी शब्द का पुल्लिंग है विदूषक, और तपस्विनी का पुल्लिंग है तपस्वी। अगला प्रश्न है निम्न में से शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे प्रिया, देखिए प्रिया का लिखने का ढंग सही है। नीचे लिखा है प्रिया, बुद्धिमान, श्रीमती, उत्सव। अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, दोष अथवा अवस्था तथा दशा का बोध होता हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, हंसी, खुशी, ईमानदारी और मोटापा। अगला प्रश्न है अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधिधनपति बराबर अधिपति होता है, और अधिधन नियम बराबर अधिनियम होता है, और अधि प्लस इन बराबर अधीन हो जाएगा, और अधिधन स्थाता मतलब होता है अधिष्ठता। अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि खरगोश तेज दौड़ता है और पिताजी घूमने जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रचार और प्रसार। अगला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं। वह शब्दांश हैं जो कि शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे लौकिक में इक और मित्रता में ता। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अगला प्रश्न है अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। तो शिक्षक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे बोलने में उनका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के उद्देश्य हैं दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना पाठनीय सामग्री का भाव ग्रहण करना, और दूसरा है अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए या लिखिए। तो प्रतिकूल होगा एक, दूसरा है प्रतिछाया। अगला प्रश्न है कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कारक में कारक अक शब्द लगा हुआ है। अगला प्रश्न है ईसा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें लंग लकार प्रयोग हुआ है जिसे हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है बालक तेज दौड़ता है, इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें विशेष शब्द का हुआ है प्रयोग। और वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो वर्णन का मतलब होता है जैसे कह सकते हैं कथन भी कह सकते हैं और आख्यान भी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी ने या किसी को इत्यादि। इन सभी को सर्वनाम कहते हैं। अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। तो एक अंश का मतलब होता है भाग और एक अंश का मतलब होता है कंधा। देखिए सा का फर्क है, अगर बड़ा सा रहेगा तो उसमें भाग आ जाएगा और छोटा सा हो जाएगा तो कंधा हो जाएगा। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता ना हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विलोम लिखिए। तो उत्थान का होगा पतन और मूक का वाचाल। मूक मतलब होता है कम बोलने वाला और वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। अगला है आ, उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो आ जन्म और आगमन और आकाश। अगला प्रश्न है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वह, उन्होंने, ये सभी हैं सर्वनाम। अगला है, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत पाठ का अर्थ है कम समय में अधिक से अधिक वाचन या पाठ करना अर्थात पढ़ना। अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश होना तथा आ का अर्थ है नहीं, मतलब किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुरक्ति योम नसीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति और निस्सीम का अर्थ होगा असीम। अगला प्रश्न है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर आ गया वही, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो द्रुत पाठ का अर्थ है शीघ्रता से पढ़ना, यानी कि जल्दी से पढ़ना। अगला है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजन जो होते हैं वह स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। एक अंतर है बस, ये लिख दीजिएगा, 1 नंबर पक्का है। अगला है, गद्य का अर्थ लिखिए। तो जिस रचना में छंद, शास्त्र के गढ़ एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते हैं वे गद्य कहलाते हैं। अगला है, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। तो सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग होगा और शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होगी, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान होगा। अगला प्रश्न है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। तो शब्द का शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आ धन मर बराबर अमर हो जाता है और अति धन कर्मण मिलकर के अतिकर्मण बन जाता है और आ धन नैतिक मिलकर के अनैतिक बनता है और न्याय धन आलय बराबर न्यायालय हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने पर एक नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। अगला प्रश्न है, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। तो वह शब्द
जिससे ने व्यक्ति, वस्तु अथवा जाति, स्थान का नाम का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो लोक कथा के माध्यम से बच्चे के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, वाचन कितने प्रकार का होता है? तो वाचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक साक्षर वाचन होता है, दूसरा मौन वाचन होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ध्वनि जो होती है 2 प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। शब्द किसे कहते हैं? अभी हमने बताया था पिछला प्रश्न में कि अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिससे शिक्षण एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। अगला है, विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों की गतिविधियों का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव एवं अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से एक समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्रित वाक्य का अर्थ बताइए। तो मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक अथवा अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि प्रतिदिन योगासन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। अगला है, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल होना चाहिए। अगला है, कहानी का महत्व बताइए। तो कहानी से हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम कुछ संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पे एवं रचना के आधार पे और सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पे क्रिया के भेद बताइए। तो रचना के आधार पे क्रिया 4 प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रेरणाप्रद क्रिया होता है, संयुक्त क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है और पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचारों और भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में जैसे कह दिया जाए कि व्यक्ति अपने हृदय के विचार को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वही ही अभिव्यक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।